students, welcome to the lecture number 15 of Electrical Machine 2. So far we have completed unit first and unit 2. Okay, that is basics of three-phase AC machine. Okay, so today we will be starting our unit third, that is induction motors, that is specially is three-phase induction motors. Okay, unit third is our induction motor, three-phase induction motor, and unit fourth is our single-phase induction motors or machine. Okay, so our main focus on induction machine will be our induction motors. So today I will be basically discussing with you the basic concept of induction motors and how it was started, and what are the difference between a DC motor and induction motor, and why a induction motor is preferred over a DC motor. Okay, तो अभी तक आपने जब मशीन फर्स्ट में डीसी मोटर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है, डीसी मोटर्स के सीरीज, डीसी मोटर, शंट डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड, है ना. ओके, so different types of DC motors you have studied and the applications also you have studied. Okay, so first of all, why we are studying the induction motor and why are they important or more advantageous than DC motor, this will be discussed in today's lecture. So first of all, the invention of induction motor was done by Nikola Tesla. Okay, तो पहली मोटर बनी थी हमारी पहली बार जब अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेटअप किया था, तो फर्स्ट मोटर वाज डीसी मोटर. Okay, the first motor was our DC motor, but after the invention of induction motor, which operate on only AC, DC motors have been dominated by induction motor. क्यों? Okay, जब इन्वेंशन हुआ कि भाई पहले जब इन्वेंशन हुआ था भाई एसी का इन्वेंशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मर जो बेस्ड था. ठीक है, पहले अगर आपको याद होगा तो पहला जो पावर सिस्टम था वो था डीसी पावर सिस्टम. ओके, डीसी पावर सिस्टम था. फिर ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ इट बेसिकली ट्रांसफॉर्मर, जो हमारा पूरा सेटअप वर्ल्ड के अंदर जो सेटअप किया गया वो एसी था. ठीक है, क्योंकि पहला सिस्टम हमारा डीसी था, इसलिए जो डीसी जनरेटर घरों में लगा हुआ रहता है, जिसमें हम पेट्रोल और ये डालते हैं, केरोसिन वगैरह, वो बेसिकली क्या था, डीसी जनरेटर था. ओके, बट देयर वर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ डीसी के भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन में बहुत तकलीफ होती थी. जो लॉसेस है, इतने ज़्यादा लॉसेस थे कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे. ठीक है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं. है, अभी क्या हो रहा है, उसके बाद में हमारा जो इन्वेंशन हुआ ट्रांसफॉर्मर का, और ट्रांसफॉर्मर प्योर एंड प्योर किस पे, एसी वर्क करता है. तो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर द होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाज डिजाइन ऑन एसी ओनली. अब फिर से वापस हम डीसी की तरफ मूव कर रहे हैं ट्रांसमिशन के अंदर. अब ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, बट दिस ऑल यू विल बी स्टडिंग इन योर पावर सिस्टम कोर्स. ओके, तो हमारा फोकस यही है, यहाँ पे इसमें रखेंगे डीसी इंडक्शन मोटर क्यों प्रेफर की जाती है डीसी मोटर पे. ओके, सो लेट्स सी द डिसएडवांटेज व्हाई द डीसी मोटर्स आर discontinued now. Okay, for most applications. So first is they need DC supply. अभी आप जानते हो घर में क्या आती है आपकी, AC सप्लाई आती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मिक्सी आपकी डीसी मोटर हो, नहीं ना. ठीक है, सो फर्स्ट डिसएडवांटेज देखिए भाई, पहले मुझे कन्वर्टर चाहिएगा, है ना. पहले जो घर में एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करूं, और फिर उसके बाद में जो भी अप्लायंसेस है, जो डीसी मोटर के अप्लायंसेस उसमें लगाऊं. तो द फर्स्ट एडवांटेज देखिए, दे नीड डीसी सप्लाई, है ना. फॉर दैट वी नीड अ कन्वर्टर अरेंजमेंट. सेकंड इज दे कंटेन्स वाइंडिंग, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस. तो आपने देखा होगा जब डीसी मशीन की प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो कम्यूटेटर होता था. प्रिंसिपल अगर अब तुमको याद है, उसके अंदर क्या था, इफ यू रिमेम्बर दैट, कि भाई जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है दैट इज एसी ओनली, बट उस एसी को विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर वी कन्वर्ट दैट एसी इनटू डीसी अरेंजमेंट. तो जो हमारा कम्यूटेटर है वो बेसिकली एक रेक्टिफायर ही है ना. ये आपने पढ़ा था कि ये सब कम्यूटेटर और प्रोसेस चाहिए मुझे डीसी के अंदर. ठीक है, थर्ड दैट वो मेजर वाज आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन प्रॉब्लम. आर्मेचर रिएक्शन क्या था, जहाँ पे एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा फील्ड वाइंडिंग प्रेजेंट है. आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या था, जो आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो मेन फील्ड को अपोज करेगी. दैट वाज आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है,
ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। कम्यूटेशन प्रॉब्लम, ओके। फोर्थ, मैकेनिकली नॉट स्ट्रॉन्ग एंड आर कॉस्टली। दिस वर द advantages or disadvantages of DC motors. To overcome that, Nikola Tesla basically invented a induction machine. उसके advantages क्या थे? These are the advantage over DC motor. The first advantage was simple in construction, बहुत simple था, ठीक है। इसमें ना कम्यूटेटर एब्सेंट है, ब्रशेस एब्सेंट है, ये सारे कम्यूटेशन जो एक्स्ट्रा जो खर्चे थे वो भी बेसिकली इक्विपमेंट्स है वो एब्सेंट है इसके अंदर। ऑपरेट ऑन एसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कन्वर्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में भी एसी सप्लाई आ रही है, आपको जो अप्लायंसेस है वो भी मेरी इंडक्शन मशीन है तो एसी लगती है। नो कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ये नो आर्मेचर रिएक्शन स्पार्किंग प्रॉब्लम। क्यों? आर्मेचर रिएक्शन कहाँ होता है? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा फील्ड होती हैं, बट इंडक्शन मोटर के अंदर, इंडक्शन मशीन के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड थी, है ना, एक ही फील्ड जनरेट होती है और दूसरी फील्ड जनरेट होती ही नहीं है जो कि रोटेट करती है, ठीक है ना। फिफ्थ इज mechanical strong and less in cost, that is robust in construction. So these are the advantage over the DC motors of induction motor. इसलिए फिर इंडक्शन मोटर अभी 90% जो यूज हो रहा है, कौन सी मोटर का यूज हो रहा है? इंडक्शन मोटर का, ओके। दे हैव टोटली रिप्लेस दी डीसी मोटर, ओके। अब बट कुछ डिसएडवांटेज है, ये तो अपने एडवांटेज बढ़ गया इंडक्शन मोटर का, बट डिसएडवांटेज, सबसे डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है। जैसे कि आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आप स्विच ऑन करते हो तो पंखा अपनी, ये तो छोटी मशीन की बात कर रहा हूँ, पंखा अपनी स्पीड को अटेंड करने के लिए कुछ टाइम लगाता है, धीरे 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 धीरे, कुछ देर बाद में, कुछ सेकंड या फिर 1 मिनट बाद में वो अपनी एक्चुअल स्पीड पे रोटेट करने लग जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो स्टार्टिंग टॉर्क। जबकि डीसी मोटर की क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। जो क्रेन्स के अंदर, हॉइस्ट के अंदर जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए, वहां पे डीसी मोटर्स ही यूज में आ रही हैं अभी, बट दैट एप्लीकेशंस आर लिमिटेड टू 10% ओनली, ओके। So however the starting torque is not high as DC series motor and the speed control is not effective compared to DC motors, okay। is not high as ये आप DC series motor नहीं है, सॉरी, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर स्पीड कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव कंपेयर टू डीसी मोटर्स। whenever high starting torque or wide range of accurate speed control is required, DC motor will be preferred to induction motor, okay। इंडक्शन मोटर का बेसिकली नुकसान क्या है कि इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज वेरी लो, ओके, बट जहां, और स्पीड कंट्रोल भी बहुत पुअर है इंडक्शन मोटर का, बट डीसी मोटर का बेसिकली सबसे ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है? डीसी सीरीज मोटर का होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। while induction motor have a similar characteristics like DC सर motor। हाँ बताओ। सर ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है यहाँ पे? हाई स्टार्टिंग का टॉर्क का मतलब देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पंखा है सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, आपके घर में पंखा लगा है, अभी तो वो छोटा है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल उसको मूव करने के लिए मुझे बताओ, टॉर्क का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, कम ज्यादा लगानी कब होती है? एक तो क्या है, एक मशीन, पंखा पड़ा हुआ है, ओके, पंखा स्टेशनरी है, ओके, ढंग से सुनना। एक पंखा ऑलरेडी मूव कर रहा है सपोज 10 आरपीएम पे, ओके, 10 आरपीएम पे मूव कर रहा है, ओके, ये 10 आरपीएम पे मूव कर रहा है ये पंखा, और इसकी जो स्पीड है, पंखा रुका हुआ है 0 आरपीएम पे, मुझे स्पीड चाहिए 20 आरपीएम, ओके, ये ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों केस के अंदर, केस ए एंड केस बी के अंदर, कौन से पंखे में, ए और बी में, टॉर्क मुझे ज्यादा लगानी पड़ेगी 20 आरपीएम स्पीड मतलब अटेंड करने के लिए? बताओ। ए में। ए में, क्योंकि वो पड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, तो मुझे स्टार्टिंग में उसको चालू करने के लिए, देखा ये जीरो एक स्टेशनरी है ना, तो इसको चालू करने के लिए यानी मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टॉर्क ज्यादा चाहिए। ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, ओके, ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो मुझे सपोज इसके लिए मुझे वो आपकी जो टॉर्क रिक्वायरमेंट है वो सपोज एक्स है ना, एक्स या फिर 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट है, इसमें मुझे 20 यूनिट चाहिए, डबल, ओके। तो स्टार्टिंग टॉर्क समझ रहे हो, स्टार्ट करना। अब ये जो नॉर्मल छोटी मशीन है जैसे पंखा है वगैरह है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में जो हैवी मशीन हैं, अबाउ 5 किलोवाट रेटिंग मशीन, उनको स्टार्ट करने में मतलब ये है कि भी आपने इंडक्शन मोटर है और स्टार्टिंग टॉर्क लो है,
तो उसका मैंने बटन तो चालू कर दिया, बट वो चालू ही नहीं हो रही, स्टेशनरी एक जगह पड़ी हुई है। कुछ आधा घंटा 1 घंटे बाद में धीरे से धीरे धीरे चालू की, फिर धीरे धीरे अटेंड करी। जैसे ट्रेन है, ट्रेन मुझे बताओ तुरंत 120 किलोमीटर आपकी रफ्तार नहीं अटेंड कर पाएगी क्योंकि बहुत हैवी है, इसलिए धीरे धीरे। अब लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क उसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर स्टार्टिंग टॉर्क सफिशिएंट नहीं होगी तो चालू ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंडक्शन सॉरी डीसी सीरीज मोटर की है, वो बहुत ज्यादा होती है, यानी स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा फोर्स लगता है। ओके, ये डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने वहां पे पढ़ी होगी, ई इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा, है ना। एन इज इक्वल जो फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा एम, वेर ओमेगा एम इज अवर स्पीड। ठीक है, तो उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब समझ में आ गया ना अभी क्या है अपना। यस सर। ओके, तो ये वो फोर्स है मतलब यहाँ पे। फोर्स है, वो ये फोर्स ही है टॉर्क, ये रोटेशनल फोर्स होती है टॉर्क तो, है ना। हम्म, तो अगर आप पंखे को चला रहे हो तो उसको हम टॉर्क कहेंगे, फोर्स नहीं कहेंगे उसमें, है ना। रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क ओनली, ये हम जानते हैं। तो वो सबसे बड़ी जो नुकसान है, मतलब कहाँ पे डीसी मोटर हावी होती है इंडक्शन मोटर पे, स्टार्टिंग टॉर्क के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम स्पेशल अरेंजमेंट किया है हमने, लेट्स सी पहले तो। और इंडक्शन मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज सिमिलर टू डीसी शंट मोटर, जो कि कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है। डीसी शंट मोटर का आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया था, अगर याद है, तो वो लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन आती है ना। तो इसलिए हम जो हावी है 90% मोटर, हम कौन सी मशीन जो यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल, दोनों में इंडक्शन मोटर ही यूज कर रहे हैं कंपेयर टू डीसी सीरीज मोटर, कुछ एक एप्लीकेशन को छोड़ के, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडवांटेजेस, ओके, ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर बहुत सारी अकॉर्डिंग टू सप्लाई, दो टाइप की हो सकती हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहाँ जो कि लार्ज रेटिंग मशीन होती हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। 90% ऑफ मोटर आर थ्री फेज इंडक्शन मोटर ओनली, 90%। ठीक है, 10% कौन सी होती है वो देखेंगे। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है दो अकॉर्डिंग टू सप्लाई, स्मॉल रेटिंग मशीन जो घर में लगी होती है, उन मोटर को हम फ्रैक्शन किलोवाट मोटर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट। ओके, ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये हमारा यूनिट फोर्थ है जो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड में हम सिर्फ जो मेजरली पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड 90% ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, घर के अंदर भी 90% जो मोटर्स लगी होती हैं, मिक्सी के अंदर, फैन के अंदर, ये सारी इंडक्शन मोटर्स होती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, ये मैं बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दो टाइप की होती हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। जो 90% मोटर है, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में 90% जो मोटर्स हैं, इवन घरों में, इवन इंडस्ट्री में, वो कौन से टाइप की कंस्ट्रक्शन की होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, और जो 10% जो मोटर्स यूज आती हैं दैट इज स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। इसमें क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये 10% मोटर, ये मोटर वहां पे यूज आती हैं, ये कॉस्टली हैं, इसके कंपेयर में कॉस्टली हैं। क्यों कॉस्टली है, क्योंकि एक तो स्लिप आ गई, एक बाउंड रोटर आ गया। ठीक है, दूसरा आपके एक मिनट, माइक किसका ऑन है भाई। ओके, ठीक है, स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर ये वहां पे यूज आती है जहां पे मेरा स्टार्टिंग टॉर्क कैसा चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जो बनी थी वो स्टार्टिंग में वो कौन सी बनी थी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बट इसका क्या नुकसान था, ये सस्ती भी है और डीसी मोटर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी भी है। ठीक है, और रोबस्ट भी है, मैकेनिकल स्ट्रांग भी है, बट इसका नुकसान था कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम है। तो फिर एक ऐसी मोटर चाहिए जो स्टार्टिंग कुछ एप्लीकेशन में जहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, तो उसके लिए इसी को जस्ट मॉडिफाई किया गया, उसका नाम रखा स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। क्या क्या किया है इसके अंदर हम देखेंगे अभी। ओके,
तो सबसे पहली बात जो इंडक्शन मोटर के अंदर हमने देखी, टॉर्क। टॉर्क वो देखिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द पावर फैक्टर। ठीक है, ये मैं डिराइव करूंगा, ये हम पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। लेकिन जो हमने पाया वो देखा कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। ओके, ये है था। तो मुझे बताओ, कोई भी मशीन, एक क्वेश्चन है, देखो ढंग से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, कि कोई भी मशीन या फिर कोई भी इक्विपमेंट आप रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू के लिए डिजाइन करोगे, लो वैल्यू के लिए या हाई वैल्यू के लिए? लो वैल्यू। लो वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, ठीक है, और टेम्परेचर राइज होगा, एफिशिएंसी पुअर होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम कोई भी मशीन डिजाइन करें उसमें हम चाहते हैं वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो या फिर जो भी हो, वो हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो भी इसी इसी कॉन्सेप्ट पे डिजाइन की गई थी कि मेरा रेजिस्टेंस कम रहेगा। मुझे बताओ, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो पावर फैक्टर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये दिक्कत है इंडक्शन मोटर के साथ, वो भी कौन सी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के साथ। तो हम इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या कि भाई स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा चाहिए, बाद में ज्यादा टॉर्क चाहिए नहीं, एक बार पंखा चलने लग गया उसके बाद में तो अगर उसकी स्पीड थोड़ी और इंक्रीज करनी है तो टॉर्क हमें कम ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो मूविंग में। तो हम क्या करें, स्टार्टिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दें। अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने का अरेंजमेंट ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए हमें रोटर को, उस रोटर को मॉडिफाई करना पड़ा ताकि उस रोटर के अंदर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकें स्टार्टिंग के अंदर। तो वो उसका कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ा। तो वो रोटर क्या कहलाया, स्लिप रिंग और बाउंड रोटर। ओके, so therefore for high torque the rotor resistance should be high, but in any electrical machine all the windings where load current flows will be designed for least possible resistance value, जो मैंने अभी आपको बताया, in order to reduce the loss, temperature rise and increasing the efficiency and loading capability। ये इसके एग्जांपल थे कि भी हम इन सब चीजों को देख के रेजिस्टेंस हम लोड डिजाइन करते हैं। So in induction motor, also the rotor will be designed for a lowest possible resistance value. Therefore, the starting torque is generally low. ये reason होता है, ठीक है, starting torque low का। But for some particular applications where we require high starting torque, where normal induction motor cannot be applied, therefore the construction has been modified by inserting some external resistance of suitable value बेस्ड ऑन द टॉर्क रिक्वायरमेंट। जितनी टॉर्क रिक्वायर, ये न्यूमेरिकल भी आएगा आपके कि मुझे टॉर्क इतनी चाहिए तो कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में ऐड करूं, ठीक है। बट ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप किसमें ऐड नहीं कर सकते, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर, उसमें ऐसी सुविधा नहीं है। तो दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड थ्रू स्लिप रिंग्स, है ना, एंड ब्रशेस, जो आपने डीसी मोटर में पढ़ा था। व्हाट ये है क्या बेसिकली, लेट मी ड्रॉ हियर, कहाँ पे जगह, हाँ, ये आपकी रोटर है, ये रोटर है, और ये यहाँ पे मैंने स्लिप रिंग लगा दी, इसके टच हो रही हैं, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन की तरह ये मूव कर रही हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया, और ये तो मूवेबल है। स्लिप रिंग्स क्या है, मेरी स्लिप रिंग्स है, थ्री फेज है इसलिए तीन तीन बनाई है मैंने, है ना। तो स्लिप रिंग्स है, ये स्टेशनरी है। तो रोटर तो मूवेबल है, रोटर तो क्या है मेरा, मूवेबल है। तो एक मूविंग पार्ट पे आप कैसे रेजिस्टेंस लगा सकते हो, बाहर से नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स के बाद में क्या लगाएंगे, ब्रशेस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जितना चाहें उतना। और जब मोटर रोटर अपना फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाए, स्टार्टिंग में लगाएंगे, फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाएगी, तब हम स्लिप रिंग्स को या ब्रशेस से हटा देंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट को हटा देंगे, फिर रोटर अपने आप लो रेजिस्टेंस से मूव करेगी। तो एट स्टार्टिंग वो हाई रेजिस्टेंस में स्टार्ट करेगी, और जब फुल मोशन में होगा तब, ये डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो फुल मोड के अंदर ये हम रेजिस्टेंस हटा देंगे, तो उसका पावर फैक्टर भी अच्छा होगा, टॉर्क भी ज्यादा लगेगी। ओके, टॉर्क भी कम लगेगी, सॉरी, कम रिक्वायरमेंट चाहिए ना। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन
motor. Okay, so the motor is named as slip ring induction motor क्योंकि उसके अंदर slip ring होती है. ठीक है. This again contains three phase winding in the rotor, slip rings, brushes, sparking problem, no armature reaction और commutation problem. आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसके अंदर, बट हाँ स्पार्किंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें ब्रशेस और स्लिप रिंग्स आ गई, जबकि ये स्क्वायरल केज में एब्सेंट थे. So therefore these are used for specific applications related to high inertia and torque requirement. ठीक है ना. अब ये स्टेटमेंट सुनो. इन जनरल 90% ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर स्क्वायरल केज. जो इंडस्ट्रीज में स्क्वायरल केज ही है, बट जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए वहां पे 10% हम कौन सी मोटर यूज कर सकते हैं, स्लिप रिंग. बट वेयर एज ऑल द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर आल्सो स्क्वायरल केज टाइप ओनली. ठीक है. सिंगल फेज जो घर में यूज होती है ना, वहां पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज नहीं करते. घर में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहाँ पे मुझे, क्योंकि सब छोटी छोटी चीजें हैं. अपना पंखा है वो भी जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मिक्सी है वो भी देखो कितना लोड उठा रही है, इतना कोई हैवी लोड है नहीं उसका, है ना. तो घरों के अंदर इंडक्शन मोटर होती है वो 100% ही सारी इंडक्शन मोटर कौन सी होती है, स्क्वायरल गेज टाइप. वहां पे हम स्लिप रिंग नहीं यूज करते. स्लिप रिंग हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए. ठीक है. तो द ऑपरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. द ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं कि हाउ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. मैंने वर्किंग बताई थी आपको इसकी इंडक्शन मोटर की. क्या बताई थी कि ये स्टेटर है, स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं और ये बीच का रोटर है. जैसे थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या एक जादू होता है, जादू क्या कहते हैं उसको, कि भाई एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है और वो फ्लक्स सिर्फ प्रोड्यूस नहीं होती, वो रोटेट भी करती है. उस रोटेशन की वजह से रोटर भी उसी फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है. ठीक है. वो कैसे प्रोड्यूस होती है ये मैं बता चुका हूं सेकंड यूनिट के अंदर. ओके. So when a three-phase supply is given to a three-phase distributed winding, it produces a constant flux which rotates in space with the speed known as synchronous speed. ठीक है. Synchronous speed which is always constant depends on number of poles and frequency. ये formula ns is equal to 120f upon t. We will be deriving this formula. हम ये formula derive करेंगे next class में. ओके. डोंट वरी, सैटरडे को जो क्लास आएगी उसमें हम डिराइव करेंगे. बट अभी तो ये समझो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हम पढ़ चुके हैं कि जैसे थ्री फेज सप्लाई देंगे तो एक थ्री फेज फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. वो थ्री फेज फ्लक्स का इंट्रैक्शन ऐसा होगा कि वो रोटेट करेगी. ठीक है. और उस रोटेशन की वजह से रोटर भी रोटेट करने लग जाता है. और थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन बताई थी मैंने. ठीक है. एक तो क्या कंडीशन थी कि भाई एक से ज्यादा बेसिकली सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है ना. एक वाइंडिंग से काम नहीं चलेगा. और वो सारे टाइम फेज भी होने चाहिए और स्पेस फेज भी होने चाहिए. ये सारी कंडीशन मैं बता चुका हूँ. ओके. तो यहाँ से फिर से हमने डिराइव किया था. अब मुझे बताओ वो रोटेट तो करेगी. ठीक है. थ्री फेज में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बता सकता है उसका. अगर phi m is the maximum flux produced by a supply, okay, what will be the magnitude of the rotating magnetic field? 1.5 phi m. वेरी गुड. यानी 1.5 गुना होगा phi m के. ठीक है. ये डिराइव भी कर चुके थे R2 के अंदर. आपके ना डायरेक्टली नहीं पूछा उसने, कई बार के घुमा के क्वेश्चन आता है. उसने कहा था कि प्रूव दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 टाइम्स ऑफ phi m. मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे डेरिवेशन करवा रहा है या फिर पूछ रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो इस यूनिट के अंदर वहां हम डेरिवेशन कर चुके दो तरीके से. उसमें आपको मैंने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डेरिवेशन करवाई थी और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डेरिवेशन करवाई थी. ठीक है. तो फिर से यहाँ पे एक बार देख सकते हो छोटी सी डेरिवेशन वही है सेम जो मैं करवा चुका हूँ. बट इसके यूनिट के अंदर भी दे रखी है. कंसिडर अ स्टेटर कंटेनिंग थ्री फेज वाइंडिंग. थ्री फेज वाइंडिंग है, ए बी सी फेज सीक्वेंस है. ए बी सी है ना, तीन फेज सीक्वेंस है. और कंडीशन थी कि एक से ज्यादा सप्लाई होनी चाहिए, तो तीन सप्लाई है मेरे पास. दूसरी कंडीशन थी कि तीनों के बीच में टाइम फेज और स्पेस फेज होना चाहिए. तो स्पेस में तो फेज में रखी हुई है 120 डिग्री, साथ साथ में टाइम फेज भी है. कैसे, ये ओमेगा टी है, दूसरा 5b ओमेगा टी -20 है, तीसरा ओमेगा टी -240 है. तो कंसिडर अ स्टेटर कंटेनिंग थ्री फेज वाइंडिंग विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिमेट्रिक विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट. व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन, three phase current are drawn which produces three phase flux.
तो फ्लक्स भी सेम इसी में होंगी। चलो, तो एक हमने किया था ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे, अगर हम इसको ड्रॉ करें ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फाई ए की वैल्यू क्या होगी 0, फाई बी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगी -√3/2 फाई एम कॉस, है ना, और फाई सी की वैल्यू आएगी √3/2 फाई एम। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में, पोलर के फॉर्म में पुट करें तो फाई ए इस डायरेक्शन में, फाई सी इसमें, फाई बी में। फाई ए तो 0 है तो कुछ नहीं, व्हाट इज फाई बी -√3/2 बाय फाई एम। तो देखो ये यहाँ मैंने रोटेट करके -√3/2 फाई एम ये आ गई, ओके। और फाई सी ये रहा, इनका रिजल्टेंट दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया तो इसका मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है बी, बी विल बी एग्जैक्टली मिडल ऑफ ओ ए, ओ ए इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ओ बी, ओके, पैरेललोग्राम लो है ये। फिर हम अगर निकालें कि भाई व्हाट इज ओ बी, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी कॉस 30। अगर ये 60 डिग्री है तो मिडल में 30 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, ये मैं बता चुका हूँ क्यों कैसे आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से, ओके। 120 डिग्री था, तो देखो ओ बी इज इक्वल टू इज नथिंग बट ओ सी कॉस 30, cos 30 is √3/2 and OC is, what is OC, √3/2 phi m, तो OB आ गया। एंड व्हाट इज OA, मुझे OA तो निकालना है, OA विल बी ट्वाइस ऑफ OB, तो दैट इज 1.5 phi m। और इसका फ्लक्स का डायरेक्शन देखा आपने कहाँ है, यहाँ है, ओके। फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है 1.5 phi m। दूसरा केस ले लेते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री पे ले लेते हैं, तो वहां पे ये कॉइल आएगी, ठीक है। तो फाई जी 0 हो जाएगा, फाई सी को कुछ छेड़ो मत, फाई ए √3/2 है ही, फाई बी -√3/2 है, तो इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। फिर से आप कैलकुलेट करोगे तो भी नेट मेरा फ्लक्स आएगा 1.5 m। ऐसे ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री पे कर लो, ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री, तो पहले तो इस डायरेक्शन में था, दूसरा इस डायरेक्शन में था, फिर पहले ये आएगा, ये आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो 1.5 है बट रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरी फेज सीक्वेंस कैसी है, ए बी सी, ओके। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला, व्हेन थ्री फ्लक्सेस इंटरेक्ट द नेट फ्लक्स इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ पाई एम, बट रोटेटिंग विद अ सर्टेन स्पीड, देयरफॉर इट इज नोन एज आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और उसकी स्पीड क्या होगी, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे इसको, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आपका मतलब बेसिक्स मैंने बता दिया कि हम इंडक्शन मोटर्स क्यों पढ़ रहे हैं, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डीसी मोटर्स, एंड व्हाई दिस इंडक्शन मोटर इज बेसिकली यूनिवर्सली प्रिफर्ड ओवर डीसी मोटर क्यों की जाती है, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पहले तो हम डिराइव करेंगे सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड और कैसे डिराइव की, फिर हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का, स्टेटर का कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोटर कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। रोटर के कंस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, स्क्विरल केज, ठीक है, फिर दूसरा स्लिप रिंग, फिर उसकी वर्किंग पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल, है ना। फिर उसके बाद में उसका स्पीड कंट्रोल, व्हाट इज स्लिप, और फिर फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना, लेट मी स्टॉप दी रिकॉर्डिंग फर्स्ट।